My next question is to Mr. Trivedi. Sir, your party believes that Somnath se Silchar tak, Kanyakumari se Kashmir tak, there is one cultural oneness, there is one civilizational unity that connects, and it is not political or territorial in nature. इसका क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है. ये कैसा राष्ट्रवाद है जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में हम सब जानते हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये एक फैक्टर है. If you look from Eastern Europe to Japan, we are the only sustainable, pure democracy in entire Eastern Hemisphere. ये दूसरा सत्य है. तीसरी बात ये है, if you look at the all great ancient civilizations of the world, Chinese civilization, Mesopotamian, Babylonian, Greece, Egypt, Inca, Maya, Aztec, Roman Empire, we are the only surviving civilization of the world. जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा. वो कुछ बात समझने की जरूरत है. चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे कंट्री का? वी आर द ओनली मेजर कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन. और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे नेशन की क्या है? इफ आई आस्क यू नेम ए कंट्री इन द वर्ल्ड इन विच ऑल द रिलीजन्स ऑफ अर्थ आर देयर, इट इज ओनली इंडिया. ज़ोरोस्ट्रियंस, पारसी अपनी जमीन से खत्म हो गए, बचे हैं तो सिर्फ भारत में. जब इजराइल बना तो ज्यूज ने अपनी हिस्ट्री लिखी और हर कंट्री में उनके ऊपर जो जो अत्याचार हुए उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया. और सिर्फ इंडिया एक कंट्री था जहां के ज्यूज ने लिख के भेजा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन. और इससे भी ज्यादा मैं आपसे कहूं, ओल्डेस्ट चर्च कहां पे है? ठीक है, उसको लेकर एक डिबेट भी है, बट इट इज बिलीव्ड दैट इट इज इन मालबार कोस्ट ऑफ केरला. इन केरला द रूट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इज मोर एंशियंट देन यूरोप. और अगर आपसे पूछें, मैं देखिए कोई बहुत बड़ा इस्लामिक मामलों का जानकार नहीं हूं, पर इस्लाम में 72 फिरके हैं. अगर आपसे पूछूं कि दुनिया का एक देश बताइए जहां 72 के 72 फिरके हों, तो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो भारत. अब आपको समझना होगा वो कुछ बात क्या थी. यही एक कुछ बात है. देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट नेशन का और आज का कॉन्सेप्ट नेशन में एक बेसिक डिफरेंस है. टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज अ पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन. It is a part of land controlled by single political authority. हम कहते हैं जियो कल्चरल नेशन. It is certain set of cultural values which inspires and motivate for generations and generation. So, in our concept, national or nation is a thought. It is inspiration. वो एक जीवंत चेतना है. इसीलिए हमारे यहाँ राष्ट्र को भारत माता कहा गया है, जमीन का टुकड़ा नहीं कहा गया है. अब जो आपने कहा गया, हम किस ढंग से देश को जोड़ते हैं, कैसे हम जुड़ जाते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. आप देश के किसी भी हिस्से में खड़े होकर जो हमारी संस्कृति के प्रतीक है, दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ बात थी उसको मैकॉले स्कूल ऑफ थॉट के चलते हुए उसको रिलीजियस एंगल में पोर्ट्रे करके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे डाल दिया गया. मैं एक छोटी सी बात कहता हूं. इस देश के जो राष्ट्र पुरुष हैं, आप कहिए जी मैं तो राम का भक्त हूं, तो राम की राजधानी अयोध्या से लेके और राम सेतु दक्षिण तक पूरा का पूरा देश से आप कनेक्ट हो जाते हैं. आपने कहा नहीं जी राम का नहीं जी, मैं तो शंकर जी का भक्त हूं, तो अमरनाथ से लेके रामेश्वरम तक और काशी विश्वनाथ से लेके मल्लिकार्जुन तक आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं. आपने कहा नहीं जी मैं तो देवी का भक्त हूं, तो आप वैष्णो देवी से लेके और कन्याकुमारी तक और मुंबा देवी से लेके कामाख्या तक जुड़ जाते हैं. कोई भी हमारे यहां कथा सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, देश के भिन्न भिन्न अंचलों से कनेक्शन. और इतना ही नहीं, उदाहरण देना चाहता हूं. रामेश्वरम आप में से जितने लोग गए होंगे, अगर आपने देखा हो वहां 22 कुओं से स्नान करना पड़ता है. वो हर 22 कुआं एक एक तीर्थ का सिंबल है. मींस सिटिंग ऑन द फार्देस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ कंट्री यू आर कनेक्टेड टू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट. और जब आप वहां रामेश्वरम में शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, उससे पहले पुजारी कहता नहीं पहले इस वाले शिवलिंग के दर्शन करिए. तो आप कहते हैं ये कौन है? कहते हैं ये काशी विश्वनाथ. काशी विश्वनाथ कहां? नॉर्थ में. आपको दूसरा उदाहरण देता हूं. जब आप पूजा करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, तो पुजारी क्या श्लोक बोलता है?
गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। देश की सारी नदियों के जल को मैं प्रतीक रूप में स्मरण करता हूं। ये वो चीज है जो आप किसी भी परिस्थिति में रहें, कोई हिस्सा किसी भी पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल में रहे, मगर आपका दिल उससे जुड़ा रहता है। और आज भी वो चीज है। उदाहरण दे के कहता हूं, ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया, पर गुरु नानक की शिक्षाएं भारतीय इतिहास का हिस्सा है या पाकिस्तान के इतिहास का? ना पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ओन करता है। ओन भी हम ही करते हैं और वो हिस्सा भी हमारा है। तो कोई जमीन का टुकड़ा कट जाने से चेतना नहीं कट जाती। और आज भी मैं कहूंगा, हमारे नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है, तो सिंध तो आज भारत का हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों ने शायद कोर्ट में जाके प्रयास भी किया था, खैर वो जो भी टेक्निकल रीजन थे, इससे कोर्ट ने मना कर दिया। आज के इस सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए तो वो सलूशन सिर्फ इंडिया से मिलेगा, क्योंकि हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने कभी भी किसी के ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं की साहब। और वो इंस्पिरेशन कहां से आता है? मैं उदाहरण देता हूं। भगवान राम ने लंका को कब्जा किया रावण को मारकर, क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना डिप्यूटी बैठाया? नहीं। इनडायरेक्ट कंट्रोल किया? नहीं। वहीं के राज्य को कहा, हाँ जी साहब आप रखिए, कोई हमें चिंता की बात नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? वैल्यूज को एस्टैब्लिश करना, ना कि कंट्री को अपने में मिलाना। दूसरा एक अंतिम एग्जाम्पल देता हूं। अमेरिका आज दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है। कोलंबस जब वहां पे लैंड किए, जितने नेटिव्स थे अमेरिका के फिजिकली खत्म हो गए। आज कितने रेड इंडियन बचे हैं? दे हैव फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल द नेटिव्स। और ईस्ट में एक कंट्री है कंबोडिया। कंबोडिया का प्राचीन नाम है कंबुज। कंबुज इसलिए कि वहां कंबु ऋषि गए थे। कंबु ऋषि गए, उन्होंने उनको पूरा का पूरा उनको सिविलाइज किया। कहा आप वैसे ही रहिए, ना हमने आप पे कंट्रोल किया, ना मैंने आपको अपने में मिलाया, ना आपको एलिमिनेट किया। ये कंबू और कोलंबस का जो अंतर है ना, ये वेस्टर्न माइंडसेट के नेशनलिज्म और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सुरेंद्र जी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म, जैसा कि त्रिवेदी जी ने कहा, एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, एक सिविलाइजेशनल कोर है। जस्टिस MC छागला हुए, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई रोजेस इन दिसंबर, उसमें उन्होंने कहा है दैट आई एम अ ब्रिटिश बाई एजुकेशन, अ मुस्लिम बाई बर्थ, बट हिंदू बाई कल्चर। आपकी पार्टी की राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है आज के परिवेश में? एक बड़ा पुराना सा शेर था फिराक गोरखपुरी साहब का कि सर ज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। भारत जो है वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, संस्कृति का एक हिस्सा है। पहले भी हम लोग कहते थे कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये सारी बातें अपनी जगह पर। हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, हमारे लिए भौगोलिक परिस्थितियां हों, हमारे लिए ये सब चीज़ें मायने कम रखती हैं। 566 या 561 कितनी रियासतें थी जब आज़ादी हम लोगों ने प्राप्त की, उनको एकीकरण करना था। उनके लिए क्या क्या किया गया आपके सामने है, उनको दोहरा करके लाभ नहीं। सरदार पटेल साहब के, जवाहरलाल नेहरू साहब के अंडर में उसको सारी रियासतों को एक करके उसमें कुछ परेशानियां हुई, उसमें कुछ अच्छाइयां आई। आज की डेट में जो भारत का नक्शा है वो उस मुहिम का हिस्सा है। उसमें जो वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को एक उग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा में परिवर्तित किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रवाद में कभी भी उग्रता नहीं थी। अभी सही कहा इन्होंने कि हमने कभी बाहर आक्रमण नहीं किया, लेकिन आज आंतरिक आक्रमण क्यों? एक उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग, वंदे मातरम के नाम पर हम लोग, तमाम और चीजों के नाम पर हम लोग, गाय के नाम पर हम लोग, गोबर के नाम पर हम लोग, इन सारी चीजों के जो नॉन इश्यूज है, राष्ट्र को आप अफगानिस्तान से बर्मा तक एक नहीं कर पाएंगे आप। भाई पुराना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो जो सुधांशु जी की अभी बात हो रही थी उसमें तो अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था और बर्मा भी हमारा हिस्सा था। लेकिन आज प्रैक्टिकलिटी में क्या है? प्रैक्टिकलिटी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। शारदा पीठ जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है,
संसद हमारी कहती है, हम कहते हैं, एक एक नागरिक कहता है कि भारत का कश्मीर अभिन्न हिस्सा है। लेकिन उस पर जब बहस आती है तब डिफरेंस वाइसेस क्यों? आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों? आप जब बात करते हैं हम लोगों से, जब आप बात करते हैं शासन और सत्ता की, जब आप विपक्ष में होते हैं बात हम मान लेते हैं, लेकिन जब आप शासन में होते हैं तो शासन को चलाने की व्यवस्था में सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जब सब चीजें 2014 के बाद जब आती हैं तब प्रश्न उठते हैं और हमारे विरोध को गतिरोध समझ लिया जाता है। कि एक जेएनयू में प्रकरण हुआ जिसमें ये कहा गया कि साहब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे। जिन लोगों ने नारे लगाए वो आज तक नहीं पकड़े गए। वो 8 लोग आइडेंटिफाइड हैं सारे चैनल्स के उस पर, आज तक नहीं पकड़े गए वो लोग। कहा किसको जा रहा है कि साहब हमारी पार्टी को उपाध्यक्ष वहां चले गए थे, क्या उन्होंने नारे लगाए? हमें राष्ट्रवाद को प्रूफ करने की आवश्यकता है, कांग्रेस को राष्ट्रवाद प्रूफ करने की आवश्यकता है, यहां किसी भी नागरिक को राष्ट्रवाद प्रूफ करने की आवश्यकता है क्या? तो किसी को राष्ट्रवाद सिखाइए मत, आप उनको रोटी कपड़ा मकान और उनको कहीं ना कहीं उनकी रोजी की समस्या का हल कर दीजिए, किसानों की समस्या का हल कर दीजिए। राष्ट्र ये लोग, हम लोग स्वयं लोग अपने आप बना लेंगे। कुछ प्रश्न खड़े किए हैं जैसे साहब ने कि इम्पोजिशन किया जा रहा है, कुछ सुपर इम्पोज करने का प्रयास किया जा रहा है कि मल्टी कल्चरल मल्टी फेथ सिस्टम में एक वननेस है, एक भाषा है। इन आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, जो विविधता की बात कही गई है, विविधता तो भारत की संस्कृति के मूल स्वरूप में है। भाषा की विविधता तो छोड़िए, यहाँ तो भगवान एक नहीं है, भगवान ही भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और एक ही भगवान को आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए उसका स्वरूप बदल जाता है। पर समस्या जानते कहाँ है? समस्या यहाँ पे नहीं है। अभी सुरेंद्र जी ने बात शुरू की, जो पहला उन्होंने शेर पढ़ा ना, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया। यही माइंडसेट प्रॉब्लम का था। जैसे ये एक सराय थी, सब काफिले आके बनते गए और हम सेटल होते चले गए। हकीकत ये नहीं थी। मैं जयशंकर प्रसाद की कविता का एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूँगा। हम क्या थे? हिमालय के आंगन में प्रथम, उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमने ज्ञान शुरू किया भाई। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश और रथ का अर्थ होता है उसमें लगा रहना। प्रॉब्लम यहां से आई। दूसरा उदाहरण, जैसे जो प्रश्न दोनों रेस किए गए मैं बताता हूं। एक उदाहरण दिया गया वंदे मातरम का। कोई समस्या है क्या इसमें? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 के कैलकाटा के AICC सेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। 1905 में जब कर्जन ने बंगाल का डिवीजन किया, बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने बंगाल की सड़कों के ऊपर वंदे मातरम गाते हुए 4-5 साल में ऐसा माहौल बनाया कि 1911 में वो रिवर्ट हो गया। कभी इशू नहीं बना। 1947 14 और 15 अगस्त की रात, जब ना कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा नेशनल एंथम बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कैसे शुरू हुई? सरोजिनी नायडू ने वंदे मातरम गाया, देन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड, यानी देश अस्तित्व में उसी में आया। 1952 मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और शिक्षा मंत्रियों का जो पहला सम्मेलन हुआ दिल्ली में, वंदे मातरम नहीं सरस्वती वंदना भी गाई गई। कल्चर था, ये इशू नहीं था। प्रॉब्लम हुआ जब 1976 में इमरजेंसी में सेकुलर वर्ड डाला और फिर उसका पॉलिटिकल यूज करना शुरू हुआ, तब समस्या हुई। अब मैं आपको डिफरेंस का भी बताता हूं। देखिए, जो एक बात कही जाती ना कि आप एक पर्टिकुलर चीज थोपना चाहते हैं ना, मैं कहना चाहूंगा आप एक पर्टिकुलर चीज देखना चाहते हैं। जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह देश जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। इस देश के लिए आजाद होने, शहीद होने वाला सेना का फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, 1948 में नौशेरा की लड़ाई में। और दूसरी बात कहूंगा, 2010 में बराक ओबामा भारत आए, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा, इंडिया इज नॉट एमर्जिंग, इंडिया हैज एमर्ज्ड। व्हेन इट हैज एमर्ज्ड, जिस दिन 98 का एक्सप्लोजन हुआ था, एंड हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट? डॉक्टर अबुल कलाम। मगर अफसोस है, मैंने नहीं देखा कि ब्रिगेडियर उस्मान आजमगढ़ के रहने वाले थे, कोई गया हो ये
सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज वाला ब्रिगेडियर उस्मान के घर, आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया, गए सिर्फ हमारे यहां वाले। 2007 में डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म मिले, इसके लिए सब विरोध में थे। और 2007 का ही साल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी समय अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए सब प्रयत्नशील थे। तो मैं कहता हूं अरे बहुत कुछ है। और मैं कहूंगा जिसको आप गंगा जमुनी तहजीब देश की कहते हैं ना, वो क्या थी? वो थी कि बुल्ले शाह ये कहते थे, आज होली खेलूंगी मैं रसिया कहे बिस्मिल्लाह। वो गंगा जमुनी तहजीब वो थी कि दारा शिको उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराता था और कहता था सिर्रे अकबर इसका नाम है, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। वो गंगा जमुनी तहजीब वो थी कि अब्दुल रसखान, शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, हिंदी के कवियों क्या कहते थे, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी अगला जन्म पाऊं तो भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों के बीच में। अब्दुल रहीम खान खाना जैसा हिंदी का बड़ा कवि होता था। और ये गंगा जमुनी तहजीब ये थी कि अमीर खुसरो मुस्लिम होकर ये कहने की हिम्मत करते थे कि छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिला के। और ये एक तरफा नहीं था, लाखों हिंदू मजारों पे जाता था, आज भी जाता है। मगर अफसोस मैं कहना चाहूंगा, ये जो एक नजरिया था ना, मैंने जितनी बातें बताई आपने कभी उससे अपने को नहीं जोड़ा। आपने किससे जोड़ने की कोशिश की? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक। द प्रॉब्लम इज हियर। नेशनलिज्म कुछ और है, पॉलिटिक्स कुछ और है। सुरेंद्र जी, सेक्युलराइजेशन या सेक्युलर शब्द का पॉलिटिसाइजेशन, अफजल गुरु के नाम पे आप खड़े होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के समर्थन में नहीं खड़े होते हैं, क्या विचार हैं आपके? गुरु भाई, बड़ा प्रश्न उड़ जाता है जब सुधांशु जी जैसे लोग बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज की रिकॉर्डिंग सुधांशु जी की संघ कार्यालय में भेज दीजिए, और जितनी बात इन्होंने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कही है, मैं एक एक बात का समर्थन कर रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए, यहां में जितने लोग बैठे हैं, कौन बाबर का समर्थक है कोई? कौन अफजल गुरु का समर्थक है कोई? हमारे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? रसखान की बात जो आज इन्होंने सुधांशु जी ने कही, कौन नहीं मानता उस बात को? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद किसने नारा बनाया था, कौन नहीं जानता उसको? वंदे मातरम में प्रॉब्लम कहां से आई, कब से आई, कौन नहीं जानता उसको? और किसने मना किया है वंदे मातरम को गाने से? लेकिन अगर कोई मना कर रहा है, जब ये लोग अर्थ बताते हैं उसका, जब अर्थ बताते हैं और जब ये कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये वीजा पकड़ो, पाकिस्तान भेज देंगे, जब उनको आप प्रेशराइज करोगे, जब आप एक जगह पर बहुसंख्यक लोगों को तुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटनाएं आप करोगे जिससे कि एक वर्ग या एक कौम या एक कोई समूह अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस करे, तो लोग प्रश्न उठाएंगे और वो प्रश्नों का वाजिब जवाब देश को देना पड़ेगा। बताइए, तो एक बड़ा पुराना शेर नहीं था कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की और सुधांशु जी की बातें कुछ और कहती हैं। मसला ये हो जाता है जाकर के, यहां पर इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। कथनी और करनी को लेकर के ही तो इनके में भेद है। जब हम लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज लगा रहे थे, तब बंगाल में हम लोग उस मुस्लिम लीग की सरकार के, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे, उनके डंडे खा रहे थे, लाठियां खाई हैं हमने। क्यों नहीं बताते? नहीं, आप बताना चाह रहे हैं तो वो अवसर दे। देखिए, वैसे तो साहित्य का मंच था तो मैं सैद्धांतिक विषयों तक ही मतभेद को सीमित रखना चाहता था, पर अब उन्होंने विशुद्ध राजनीतिक उदाहरण भी दे दिए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा उनसे बात का मतभेद व्यक्त करते हुए और संशोधन करते हुए, किसने कहा था साहब, अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए गुलाम नबी आज़ाद एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर राष्ट्रपति से मिले थे। शशि थरूर का लिखा हुआ ट्वीट है, मणिशंकर अय्यर का रिटन बयान है, जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन सैफुद्दीन सोज ने बोला है। आपकी पार्टी के बड़े नेता, में छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा हूं,
जाकिर नायक को मैसेंजर ऑफ पीस दिग्विजय सिंह ने कहा है, इशरत जहां को बिहार की बेटी आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। तो भैया ऐसा नहीं कि हमको ऐसी, भैया तो आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कहीं पार्टी में हैं, जुड़े हुए। यहां तो पार्टी के शीर्षस्थ प्रदेश अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस प्रकार के लोग। मैं कह रहा हूं यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्यों आप ऐसे तत्वों को समस्या देते हैं? कारण जानते क्या है? बेसिक प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक में है। अभी आपने 1942 और उसमें गए, उसमें पीछे अपन नहीं जाना चाहते, तो एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लखनऊ में बैठे हैं, आपको पता है देश के विभाजन की नींव कहां पड़ी थी? 100 साल पहले 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली थी कि यानी देश में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, एक में सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंट करेंगे और एक में नॉन मुस्लिम। और मैं पूरे हद्दे अदब से कहना चाहता हूं, तब बीजेपी छोड़िए, आरएसएस भी था क्या 1916 में। फिर 1920 मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, मैं मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बोलूंगा, क्योंकि महात्मा एक हिंदू उपाधि है। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब आरएसएस था क्या? अब 1925 में जिन्ना कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। इससे पहले 1896 से 1925 तक 4 कांग्रेस अध्यक्ष मुस्लिम रह चुके थे, उनको प्रॉब्लम नहीं थी। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब आरएसएस और बीजेपी था क्या? प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ी गलती की इस देश के मुस्लिम्स के बारे में जब आप कहते हैं, तो 1920 में जब आपने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, अरे भैया टर्की में खलीफा हट गया, उसको भारत के मुसलमानों से क्या मतलब? आपने खामखा में जोड़ दिया। और रही बात, मैं ये कहना चाहूंगा, आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछूंगा, आप सब लोग यहां पे विद्वान लोग बैठे हैं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया? 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। उससे पहले पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई नहीं थी भाई, सिर्फ वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी। जब 1905 में तिलक ने पूर्ण स्वराज्य कहा तो कहा गया तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट विंग हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, क्योंकि 1914 और 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में तो प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों का समर्थन किया गया था, इस प्रत्याशा में कि वो आजादी दे देंगे बाद में। तो भाई अगर आप ये कहें तो आजादी की लड़ाई ये 17 साल की है, अगर आप उस नजरिए से देखें, क्योंकि उससे पहले आपने पूर्ण स्वराज्य को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उस विचार में हम नहीं जाना चाहते राष्ट्रवाद के, परंतु मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, देखिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने डायरेक्ट कहा है ना, जिस विचारधारा की ओर उन्होंने संकेत किया है, आपने हिंदुत्व की तरफ संकेत किया। मैं खोल के बोलना चाहता हूं, जिसको आपने कहा कि वो एक विचार है और वो एक संप्रदाय नहीं है। यदि संप्रदाय मानिए तो इट नेवर बिलीव्स इन कन्वर्जन, दैट्स व्हाई इंडिया नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। इसको एक पंक्ति में समराइज करूंगा, अटल जी की एक बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी अंतिम की 2 पंक्तियां हैं, उसमें सारे हमारे राष्ट्रवाद का सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। सारी बातों का जवाब सुधांशु जी की मैं दूं उचित नहीं। 2-1 बातें खाली कह दूं। एक तो इन्होंने कांग्रेस की बात कही और कांग्रेस के उस इतिहास की बात कही जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी। बाकी यहाँ जस्टिस हैदर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, इनका डिटेल जवाब तो मुझे, मैं एक लाइन में फिर इनको दे देता हूं कि ये जवाब दे देंगे, अच्छे तरीके से दे देंगे, क्योंकि इसके ये शोधकर्ता भी हैं। लगभग 10 साल नेहरू साहब जेल रहे और 10 साल ही सावरकर जेल रहे। एक लाइन में खाली बोल रहा हूं। नेहरू जी ने जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया सहित तमाम किताबें लिखी और सावरकर साहब ने 10 साल में जेल से 9 माफीनामे लिखे अंग्रेजों। तो इससे अंतर पता चल जाता है कौन आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, स्वराज्य की लड़ाई, पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई, 1916, ये सारी बातें मैं हैदर अब्बास साहब के ऊपर छोड़ रहा हूं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि लव सेकुलरिज्म जो है वो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद नहीं आया। किसी भी शब्द की ख़ास तौर से जो विधि से संबंध हो या संविधान से, उसकी व्याख्या का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। और इस अमेंडमेंट के 40वें अमेंडमेंट के पहले 10 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुस्तान के संविधान का बुनियादी ढांचा है। आज जिस हिंदी भाषा को हम बोलते हैं अमीर खुसरो की देन है, जिस अवधि को बोलते हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की देन है, जिस दोहों को हम पढ़ते हैं वो अब्दुल रहीम खान की देन है। क्या आप उनको एकदम भूल जाएंगे? क्या उनके मानने वालों को आप इस मुल्क के अंदर रहने नहीं देंगे? देखिए, बात सिर्फ ये है, कहा यह जाता है कि वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम को कौन नहीं मानता? लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, तो आप इसका मतलब ये है कि आप कुछ लोगों को धमकी देते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल एंथम के ऊपर डिबेट हो रहा था, उस वक्त प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे के.टी. शाह, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था तो उस वक्त ये जॉर्ज पंजुम की शान में लिखा गया। और इसीलिए कहा जाता है जन मन गण अधिनायक जय। अधिनायक परमात्मा नहीं होता है, अधिनायक रूलर होता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को अधिनायक माना था। तो क्या आप ब्रिटिश शाह को फांसी देते, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी? सवाल ये है कि जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देना चाहता हूँ, 13 साल तक मैं हाईकोर्ट का जज रहा, मैंने फांसी की सज़ा नहीं दी, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे फांसी की सज़ा के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय गान को सस्ता मत बनाइए। कि आप सिनेमा की फिल्म ख़त्म हो रही है, लोग उठ करके घर जाने में 12 बजे 1 बजे रात के घर जाने वाले हैं, और उस वक्त लोग उठ करके जा रहे हैं और वंदे मातरम हो रहा है। सर थैंक यू सो मच। समय की कमी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वी हैव टाइम फॉर कपल ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। अगर आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्लीज निसंकोच पूछ सकते हैं। वॉलंटियर्स माइक सर्कुलेट करेंगे। जेंटलमैन ओवर देयर, पीछे हैं, अपना परिचय दे दीजिएगा भैया। Hello, I'm Abdul Hafiz. I want to ask to Sudhanshu Trivedi ji. The Western concept of nationalism is based on 3 concepts. One is language, the other is religion, and the third is common enemy. So their whole concept of nationalism is based on these 3 concepts. But as far as Indian nationalism is concerned, our concept of nationalism is very different from Western concept, because we do not believe in one religion, and that is why while formulating our constitution, we said that we will be religious neutral. So religion cannot be the constituent or ingredient of nationalism. So how do you reconcile the constitutional nationalism with your own party nationalism, which believes in, you know, this cultural nationalism, which is nothing but a religious nationalism? देखिए, जब ये देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने, उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था, ना हिंदू वर्ड था, इसलिए कि सेकुलर इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। जैसे आप किसी को अपना परिचय देते हैं तो आप कहते हैं आई एम सो एंड सो, बट आप ये नहीं कहते मैं एक आदमी हूं जिसके 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, क्योंकि वो तो क्लियर है, विजिबल है। समस्या क्या हुई कि जब हमने उस सेकुलर वर्ड को, जो वेस्टर्न माइंडसेट का था, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है, उसमें सेकुलर वर्ड का ट्रांसलेशन क्या है?
पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है। वर्ड लिखा है पंथ निरपेक्ष। इट मींस इट इज रिलीजन और सेक्ट न्यूट्रल। धर्म एक ऐसी चीज है जिसका कि वेस्ट में कॉन्सेप्ट ही नहीं था। धर्म वो है जो कि पूरे के पूरे वैल्यूज जो आपको इंस्पायर करती, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष देश कभी नहीं थे, हम पंथ निरपेक्ष थे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। आपको पता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की चेयर के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र को बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग में जो अशोका का चक्र है वो जहां से लिया गया है सारनाथ में, उस चक्र को क्या किया गया? धम्म चक्र। इसलिए प्रॉब्लम क्या हुई कि जो कुछ इस देश का धर्म था, जो इस देश की संस्कृति थी, जो इस देश की वैल्यूज थी, जिन्हें दूसरे देशों ने माना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको पता है वर्ल्ड का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। और आप दिल्ली में जाइए, इंडोनेशियन एम्बेसी के बाहर उनके गेट पे सबसे बड़ी एक इतने बड़े वो बना हुआ है गरुड़ का। गरुड़ किसका वाहन? विष्णु का। वो कहते हैं हमारी संस्कृति है, नथिंग टू डू विद रिलीजन। वहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है। भारत में संभव नहीं है। वो कहते हैं हमारा रिलीजन का पार्ट नहीं है, हमारे कल्चर का पार्ट है। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा थाईलैंड, जहां के राजा की लास्ट ईयर डेथ हुई, क्या नाम था उनका? भूमि बल अतुल तेज, किंग रामा द 9th। वो कहते हैं हमारी संस्कृति है। इसीलिए जब ये देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। लेकिन वो रिलीजियस राज्य नहीं था। वही मैं कह रहा हूं, मगर अफसोस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो फिर कौन सा धर्म से भारत चलेगा, ये आप बताइए। भारत का एक ही धर्म है, जो मैंने अभी आपको कविता बताई जी, आप शायद उसको ध्यान नहीं दिए। हमारा एनिमी कोई नहीं है, हमारा एनिमी अंदर है। हमें अपने को जीतना है। भारत दुनिया का इकलौता देश है, जब यहां पे कॉन्टेस्ट शायद भी बता दूं, वर्ल्ड के जितने बड़े देश हैं सब में आपने एक रिवॉल्यूशन सुनी होगी। चाइनीज रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इंडिया में कभी नहीं सुना कि क्रांति हुई। क्यों? भारत में इसलिए क्रांति नहीं होती कि यहां के भारत में की संस्कृति और भारत का धर्म दूसरे को जीतना नहीं, अपने को जीतना सिखाता है। इसलिए यहां संक्रांति होती है। इसीलिए कहते हैं आप तो दीपो भव, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यह भारत का धर्म है और वो सबको साथ में लेके चलता, और इतना न्यूट्रल है, इतना सेकुलर है कि दुनिया की हर संस्कृति में एक देव है, एक दानव है, एक डेविल है और एक गॉड है। मगर सिर्फ भारत में ही एक ऐसा उदाहरण है। आपके सारे प्रतीक एक ही धर्म से क्यों आते हैं? जबकि संस्कृति तो सारे धर्मों का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई और एक प्रश्न, माइक वहां वॉलंटियर्स वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। यही तो समस्या कि आप उसको एक धर्म मानने लगे। वो देश का धर्म था। सर, अभी आपने कहा कि इंडिया में कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। आई एग्री विथ यू, बट बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो जब कोई प्रॉब्लम आई है हिंदुस्तान पे, इंडिया पे, तो यहाँ के सिटीजन सब एक हुए हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने कि मंदिर के नाम पे काफ़ी हिंदुत्ववाद किया, और आज भी जब इलेक्शन का टाइम आता है या कोई ऐसी बात आती है तो हिंदुत्व को लेके काफ़ी चर्चा रहती है। तो ऐसा क्यों है, जबकि हम ये समझते हैं कि हमारे जो देशवासी हैं उनको एकता की ज़रूरत है, उनको एक मिशन की ज़रूरत है, उनको एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, तो उनको मिसगाइड क्यों किया जाता है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ये इशू कहां से शुरू हुआ। अभी तक राम मंदिर के इशू पर कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स आए हैं, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट व्हाट कोर्ट हैज सेड। 1949 दिसंबर से वहां पे मूर्तियां रखी हुई, पूजा चल रही थी विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट। 1986 में ताला खुला, कोर्ट ने खोला। 89 में शिलान्यास हुआ विद द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, और 92 में ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेम्पल में पूजा चली कोर्ट से। और 2010 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का डिसीजन था, वो उसने क्या कहा कि भाई वो सेंट्रल डोम के नीचे का स्थल जिसको गर्भगृह कहते हैं, वो श्री राम लला विराजमान को दिया गया। तीनों जजों का यूनानिमस डिसीजन था, यानी उसको राम जन्मभूमि माना गया। नाउ इट इज जस्ट द इशू ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, जानते हैं प्रॉब्लम कहां शुरू हुई थी? एक साथ दोनों प्रॉब्लम शुरू हुई। 1986
शाबानो का केस आता है, आप कहते हैं कि साहब इंडियन स्टेट इज रिलीजन न्यूट्रल, वो किसी भी रिलीजन के रिलीजियस मामले में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर किसी तलाकशुदा महिला को 120 रुपया मुआवजा देना है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पार्लियामेंट में लाके पलट देंगे, क्योंकि हम धार्मिक मामले में इतना भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जो धर्म कहेगा वो चलेगा। ठीक इसी साल 1986-87 में आप क्या कहते हैं, जब राम जन्मभूमि का विषय आता, नहीं जी भगवान कहां पैदा हुए ये कोर्ट में तय करो। भाई जब आप इतना भारी अंतर करते हैं दो चीजों में, तो समस्या की शुरुआत तो आप करते हैं, अन्यथा कौन सा इशू था? ये तो कोई इशू ही नहीं था, आपने उसको इशू बना दिया कि एक के लिए बेंचमार्क ये, दूसरे के लिए बेंचमार्क ये, तब सारी समस्या शुरू हुई। प्रश्न मेरा ये है, मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगा कि अगर कोई ऐसा सोशल ग्रुप है जिसके कोर पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट है इन्फिडल का और दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलीजियस वॉर का, तो ऐसा समूह, सामाजिक समूह क्या कभी भी कोई सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है? पहला। दूसरा यह है कि क्या आप इंडियन मिडिवल हिस्ट्री में जो हिंदूज का रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ उसमें और ज्यूज का जो रेशियल परसिक्यूशन हुआ नाज़ी जर्मनी में 33 to 45, कोई पैरेलल्स पाते हैं? तीसरा प्रश्न ये है कि क्या जैसे मॉडर्न जर्मन्स ने अपने नाज़ी पास्ट को कंडेम किया है, रेपुडिएट किया है, निगेट किया है, क्या उसी तरह का रेपुडिएशन और कॉन्डमनेशन आज के मॉडर्न डे इंडियंस को करना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज of certain very dark, gory and I would say criminal aspects of medieval Indian history? Am I clear? जी, इनका प्रश्न है कि जैसे मिडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में हिंदुओं के साथ एक प्रताड़ना हुई है, क्या उसमें आप कुछ समानांतर पाते हैं जैसे जूस के साथ जर्मनी में हुआ? देखिए, राज सत्ता के अपने प्रतिमान है, पहले लड़ाइयाँ राज्यों में थी। अब जैसे आज की डेट में आप टीपू की बात करते हैं, एक बड़ा वैलिड प्रश्न आया कि साहब टीपू ने कुर्गों की हत्या की, 40,000 कुर्गों की हत्या की। हाँ की, वो अपने राज्य को बचाने के लिए उसने मैंगलोर में भी, मालाबार में उसने मुसलमानों की हत्या की, एक किसी जगह पे उसने 10,000 क्रिश्चियंस की हत्या की। अपने राज्य को बचाने के लिए, वो उस वक्त की परिस्थितियां थी अपने राज्य को सेव करने के लिए। अगर आप इसी तरीके से देखें तो हम अब तक इतिहास में सबसे बड़े शासकों में एक शासक मानते हैं सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने कलिंग की चढ़ाई में लगभग 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की, यह भी अपने आप में सच है। उस समय की परिस्थितियां और आज की भौगोलिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक परिस्थितियों में अंतर है। हम सम्राट अशोक को इसलिए नहीं बुरा कह सकते कि उन्होंने कलिंग के युद्ध में लाखों हिंदुओं को मारा, उन्होंने बाकी काम बहुत अच्छे किए और अपनी राज्य को बचाने के लिए ही हैज अ राइट कि वो दूसरे देश पर या दूसरी जगह पर, दूसरे राज्य पर आक्रमण करे। तो यहां पर प्रश्न ये है कि मिडवेल में जाकर के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसको लेकर के आज हम अपने वर्तमान को नहीं डिसाइड कर सकते। हमारा वर्तमान आज की डेट में भारत सांस्कृतिक रूप से एक है, भौगोलिक रूप से एक है। यहां पर जो इस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग रह रहे हैं, सबको समान भाव से विकास चाहिए, सबको भारत में बराबर का हिस्सा चाहिए और सबके लिए इतिहास में सॉल्यूशन नहीं है, वर्तमान में सॉल्यूशन है। उसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो उचित होगा, इतिहास से सिर्फ मतभेद पैदा होते हैं। सुधांशु जी वांट्स टू ऐड समथिंग टू दिस। देखिए, आपने जो बात कही, मेरा कहना है कि मिडिवल एज में जो कुछ हुआ वो अपनी जगह था, मगर हम उससे तब है जब हम उसे भूलकर और सीख लेकर आगे बढ़ना चाहें। जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस में कितने वॉर्स हुए, मगर आज तो वो आपस में नहीं लड़ते, आज वो साथ मिलकर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जर्मनी कभी अपने नाजी पास्ट के ऊपर गर्व नहीं करता, ऐसे ही हम लोगों को भी जो हो गया, कहते हैं ना गता सूनस्य नान्यम शोच्यन्ति पंडिता, उसको छोड़ना चाहिए। पर समस्या कब आती है, जब भैया हम आकर औरंगजेब के नाम की सड़क बदलते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, नहीं जी औरंगजेब के नाम पे रहना चाहिए। अच्छा कहा, सही बात कही सुरेंद्र जी ने, पर शायद इनसे जुड़े लोग उस बात से सहमत नहीं है, वो पास्ट के उस नकारात्मक एस्पेक्ट के साथ चिपके रहना चाहते हैं। और एक और मैं बात कहूंगा, थोड़ी फूड फॉर थॉट है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी आपको लग सकती है। अभी आपने कहा ना कि हम सम्राट अशोक को सबसे महान मानते हैं,
मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये सर विंसेंट स्मिथ और सर मार्शल व्हीलर के लिखे इतिहास में तो बहुत महान है, पर आप भारत के पौराणिक इतिहास में पढ़िए अशोक के बारे में। भारत के इतिहास को मत मानिए, तिब्बतियन इंस्क्रिप्शंस में पढ़िए, सिंघली इंस्क्रिप्शंस में पढ़िए, जैन इंस्क्रिप्शंस में पढ़िए। उसके बाद आपको पता चलेगा कौन कितना महान था और कौन किस कारण से महान कहा गया, क्योंकि वो उस रूल को सूट करता था कि सबको तलवार फेंक दो और ये कर दो ताकि लड़ाई ना लो। एक छोटी सी बात है, साम्राज्य किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एकजुट किया और ग्रीक्स को मार मार कर अफगानिस्तान के पार भगाया। और ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि आफ्टर सम्राट अशोक डाइल्यूटेड द आर्मी, इंडिया पे इन्वेजन शुरू हुआ और फॉरेन्स आके सेटल होने शुरू हो गए। तो भैया महान तो था चंद्रगुप्त मौर्य, परंतु इतिहास में उसको महान क्यों नहीं कहा गया? भाई वो तो एक ऑर्गेनाइज नेशन की बात कर रहा है जो कि फॉरेनर्स को मार के भगाने में सक्षम है, वो सूट नहीं करता। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य वाज द लोअर कास्ट हु इज राइजिंग टू द पावर विद द हेल्प ऑफ ए ब्राह्मण, ये भी कम्युनल हार्मोनी सूट नहीं करती। तो हमें वो चीज सूट करती थी जो ब्रिटिशर्स को सूट करती थी, उसके हिसाब से उन्होंने इतिहास लिखा। इसलिए मैं कहता हूं इतिहास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर इतिहास से सीख लेकर आगे आने की जरूरत है, तब हम उसको नए सिरे से। उनका एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न था सुधांशु जी। उनका कहना था कि जिस प्रकार जर्मनी ने, मॉडर्न जर्मनी ने एक्नॉलेज किया कि पास्ट में हमने जूस पे ऐसा किया है, तो क्या ऐसा संभव है भारत में कि मिडिवल टाइम में जब हिंदुओं पे ऐसा अत्याचार हुआ, आज की तारीख में कोई एक्नॉलेज करे और अपोलोजाइज करे? मैं ये कहता हूं कि अपोलॉजी भी करने की जरूरत नहीं भाई, आप सिर्फ उसको भूल जाइए, उस पर स्टिक मत करिए। अब स्टिक करते हैं तब समस्या आती है ना। देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा एक बात, आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में आपको औरंगजेब रोड थी, बाबर के नाम पे रोड है, तुगलक के नाम पे रोड है, मगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रमादित्य के नाम पे रोड है, हर्षवर्धन के नाम पे रोड है, अशोक रोड तो है, क्यों नहीं है? हम कहते हैं अकारण ऐसी चीजों के साथ क्यों स्टिक करो, और छोड़ दीजिए दारा शिकोह के नाम पे सड़क है, अब लखनऊ में अब्दुल रहीम खानखाना के नाम पे सड़क है, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे सड़क है। प्रॉब्लम ये रही कि आजादी के बाद, मतलब छोड़िए वो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, मैं एक लाइन में कहूंगा, शायद हमारे तत्कालीन शासक बगैर किसी का नाम लिए हुए ऐसे डिफीटेस्ट माइंडसेट में आ गए कि उनको लगा कि वो मिडिवल एज वाले मैटर को भी हम जब तक इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक हम सबको साथ में नहीं लेके आ पाएंगे। वही गलती रही। हमें कोई जरूरत नहीं अपोलॉजी करने की, पर कम से कम उस पर स्टिक रहने की भी जरूरत नहीं। धन्यवाद। We'll take a different question, sir. Over here, a lady wants to ask a question. Good afternoon, sir. मेरा नाम अमृता है और मेरा क्वेश्चन फिर सुधांशु जी से है। सर, बात नेशनलिज्म की हो रही है, राष्ट्रवाद की हो रही है। सर, हम बिल्कुल मानते हैं कि नेशन एक पॉलिटिकली मार्क्ड टेरिटरी है, पर सर आपको नहीं लगता हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ज़्यादा उलझ कर रह जाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस में ज़्यादा उलझ जाते हैं और एक नेशनलिज्म को काफ़ी हद तक पॉलिटिकल लेंस से ही देखने की कोशिश करते हैं। सर, क्या दूसरा पहलू भी होना चाहिए इसका? थैंक यू। देखिए, नेशनलिज्म के इशू पर कोई पॉलिटिक्स का स्कोप ही नहीं होना चाहिए। जब हम नेशनल सिंबल्स के ऊपर भी पॉलिटिकल इफ एंड बट करने लगते हैं तब समस्या आती है। और मैं एक बात ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, जिस को लेकर आज हमारे ऊपर आलोचना है, वंदे मातरम, ठीक, या मैंने अभी राम राज्य की बात कही, ये सब तो ओरिजिनली इनका था। यही धीरे धीरे रिलिंक्विश करते चले जा रहे हैं और वो बेटन हमको ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। अब बात नेशनल एंथम तक भी आ गई और कहीं कहीं नेशनल फ्लैग होस्टिंग तक भी आ गई है। तो समस्या ये है, जो मैंने आपसे कहा, इतिहास में बदलता कुछ नहीं है, सब कुछ शाश्वत रहता है, केवल किसी एक के हाथ से दूसरे के हाथ में चला जाता है। जब तक राष्ट्रवाद इनके हाथ में था, सत्ता इनके हाथ में थी, अब वही राष्ट्रीय सिंबल हमारी तरफ इन्होंने कर दिया, सत्ता भी हमारी तरफ आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे।